हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पेडेस्टल की ओर से। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड टेट यानी कि जे टेट 2020 के बारे में कुछ अवलोकन करते हैं। पहले सिलेबस का, जो कि खास करके गणित और विज्ञान या फिर विज्ञान शिक्षक जो हैं उनके लिए जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो इस तरह से रहेगा। पहला गणित से 70 क्वेश्चन रहेंगे और 70 मार्क्स के भी होंगे ये, और विज्ञान 80 क्वेश्चंस इसके होंगे और वो 80 मार्क्स का भी होगा। लेकिन इसमें से कैटेगरीज बटा हुआ होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भौतिकी से 40 प्रश्न होंगे, रसायन से 40 प्रश्न होंगे, वनस्पति विज्ञान से 40 प्रश्न होंगे, जीव विज्ञान से 40 प्रश्न होंगे। इनमें से कोई दो गणित के साथ कोई दो पार्ट का चयन करना पड़ेगा, जिसमें से हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा और क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो स्नातक या उसके समकक्ष, जो कि यूजीसी यानी कि विद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत होगा। यानी कि इसका जो कठिनाई लेवल होगा वो आप कह सकते हैं कि स्नातक या उसके समकक्ष पूछा जाएगा। और मुख्यतः ये सभी जो प्रश्न होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो मैं जेएसएससी सीजीएल के लिए वैसे ही जनरल साइंस के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब पर। उसमें से खास करके मैंने पौधों में पोषण इसका वीडियो लोड किया है, फिर कोशिका और कोशिकांग, फिर पादप उत्तक, मानव रोग एवं उपचार। इसके अलावा सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्नोत्तर को भी मैंने विभिन्न वीडियो में लोड किया है। और मेरा चैनल जो है द पेडेस्टल जेएसएससी, इसमें आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज से मैं फिर झारखंड टेट को ध्यान में रखते हुए और जेएसएससी दोनों को ध्यान रखते हुए मैं एक मिशन जे टेट करके सभी वीडियोस को लोड करूंगा। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को देखें और अपना कैरियर बनाएं। आप भावी शिक्षकों से अनुरोध है कि मेरा जो ये चैनल है द पेडेस्टल जेएसएससी, इसको सब्सक्राइब करें और क्रम वाइज यानी कि टॉपिक वाइज हम इसमें देखते जाएंगे एक एक करके, जो जनरल साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनका, और सबका फिर एमसीक्यू देखेंगे। पहले टॉपिक वाइज विश्लेषण, उसके बाद फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और उनको भी लेके चलेंगे और अन्य क्वेश्चन से रूबरू होंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है जंतु उत्तक। हम लोग इस विषय में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यूज, क्योंकि इसके पहले जो था प्लांट टिश्यूज यानी पादप उत्तक, वो मैंने पहले की वीडियो में लोड कर दिया है। आज हम लोग जंतु उत्तक के अंतर्गत जो चीजें हैं, जो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जंतु उत्तक जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक, जिसको एपिथेलियम टिश्यूज बोलते हैं, संयोजी उत्तक, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, और पेशी उत्तक, जिसको मसल्स टिश्यू बोलते हैं। अब एक और है तंत्रिका उत्तक, जिसको नर्व टिश्यूज बोलते हैं। अब इसमें से आज जो हम लोग देखेंगे वो खास करके एपिथेलियम उत्तक और संयोजी उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं एपिथेलियम टिश्यूज क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, इनका क्या कार्य है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। पहले उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू जो है यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। इसमें है सरल सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तरित सल्की एपिथेलियम और घनाकार एपिथेलियम। तो पहले एपिथेलियम उत्तक क्या है इसके बारे में देखते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथेलियम उत्तक कहलाते हैं। यानी ये एनिमल बॉडीज जंतु शरीर को ढकने का काम करता है, कवर का काम करता है एपिथेलियम उत्तक। अब इसमें से खास करके जो सरल सल्की एपिथेलियम उत्तक है, यह क्या करता है, तो यह कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कूपिका यानी कि जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगमय झिल्ली द्वारा होता है,
वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है और इनको सरल सल की एपिथेलियम कहते हैं। आहार नाली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है और शरीर का रक्षात्मक कवच यानी कि त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बना हुआ होता है। दूसरा है इसका भाग स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम का काम क्या है? खास करके जहां अवशोषण और क्षार होता है, जैसे आंत का भीतरी अस्तर हो गया, लाइनिंग जिसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन्स का लाइनिंग जहां बोलते हैं, वहां लंबी एपिथेलियमिक कोशिकाएं मौजूद होती है और यह स्तंभ के आकार की होती है। इसी कारण इसको स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। तो एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में भी स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक पच्छाब यानी कि सीलिया के रूप में होते हैं। और स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक जो है यानी कि इसका तीसरा पार्ट जो एपिथेलियम ऊतक का है, तो यह जो त्वचा जो है वो एपिथेलियमी कोशिकाओं से ढका हुआ होता है। इनको त्वचा को कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होता है एपिथेलियमी ऊतक। तो चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, तो इसीलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। और एक है इसका घनाकार एपिथेलियम। तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक जो होता है वह वृक्क की नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है, जहां यह उसे आंतरिक सहारा प्रदान करती है। और ये एपिथेलियमिक कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का क्षार कर सकती है। एपिथेलियमिक ऊतक में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। यानी कि इनका जो पोषण होता है वो लसिका के द्वारा पोषण होता है। एपिथेलियमी ऊतक का पोषण लसिका के द्वारा होता हो सकता है एक प्रश्न में पूछा जाए कि एपिथेलियमी ऊतक का पोषण किसके द्वारा होता है, तो आपको आंसर देना है इसका पोषण होता है लसिका के द्वारा। इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसमें से रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, तो इसका पोषण जो है विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का था ये एपिथेलियमी ऊतक के बाद था, वह था संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक, रक्त भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह ऊतक जो है शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, क्योंकि इसका नाम ही है कनेक्टिव टिश्यूज। तो तरल संयोजी ऊतक जैसे कि रक्त और लसिका ये संवहन के कार्य में भी सहायक होते हैं। और यह ऊतक शरीर के तापक्रम टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी संयोजी ऊतक करता है, यानी कि तापमान का नियंत्रण का कार्य संयोजी ऊतक करता है। और नाभि के रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक होते हैं। अच्छा, प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। प्राणियों में एडिपोस संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। अब संयोजी ऊतक में जो मुख्य रूप से रक्त यानी ब्लड जिसको बोलते हैं, यह भी एक संयोजी ऊतक है। और ब्लड जो है वो उसमें से प्लाज्मा का 60% भाग होता है और ब्लड कार्पल्स जिसको रुधिराणु कहते हैं इसका 40% हिस्सा होता है। ये दोनों मिलके ब्लड की रचना करते हैं। अब ब्लड की मात्रा के बारे में आते हैं। तो मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। विलयन की प्रकृति यानी कि रक्त कैसा विलयन है, अम्लीय या क्षारीय, तो यह क्षारीय विलयन होता है। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 7.4, यानी कि रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। आयतन, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। महिला में आधा लीटर रक्त जो है वो पुरुष की तुलना में कम होता है, यानी कि 5 से 5.5 लीटर तक का होता है महिला में ये रक्त। अब रक्त भी 2 प्रकार का होता है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु जिसको ब्लड कार्पल्स कहते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो इसका अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग
60% भाग से मैंने बताया था वो प्लाज्मा को होता है। अब प्लाज्मा जो है ये खुद इसमें से 90% जल होता है, जल की मात्रा 90% होती है, जबकि प्रोटीन की मात्रा इसमें 7% होती है, और अन्य लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1% होते हैं। बाकी शेष पदार्थ बहुत नगण्य मात्रा में होते हैं। अब प्लाज्मा के कार्य, तो प्लाज्मा क्या करता है कि पचे हुए भोजन को ट्रांसपोर्ट यानी उसका संवहन करता है। भोजन एवं हार्मोन का संवहन शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। और जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, तब प्लाज्मा का बचा हुआ शेष भाग सेरम कहलाता है। और इसके अलावा जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक अस्थि जो होता है वो भी संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार है। अस्थि भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो अस्थि ऊतक का एक अन्य उदाहरण, अस्थि ऊतक संयोजी ऊतक, अस्थि जो है वो संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। और अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती है, जो कि कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। अधात्री को मैट्रिक्स कहते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे कि स्नायु या अस्थि बंधन तंतु कहते हैं से जुड़ी हुई होती है। जबकि अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम कंडरा, अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने का काम, ये दोनों को जोड़ने का काम जो करता है वो कंडरा करता है। कंडरा, जिसको टेंडोन बोलते हैं। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का काम टेंडोन करता है। अब एक उपास्थि आता है, एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। तो उपास्थि जो है वह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। और एक और होता है एरिओलियर संयोजी ऊतक, जो कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पेशी ऊतक, जिसको कि मसल टिश्यूज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है अरेखित, दूसरा होता है रेखित और तीसरा होता है हृदय पेशी, इसको कार्डिक मसल्स भी कहते हैं या कार्डिक टिश्यूज भी कहते हैं। तो अब इसमें से पेशी ऊतक जो है इसे संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज के नाम से भी इसको जाना जाता है। और शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। अब ये जो आरेखित यानी कि अनस्ट्रिप्ड टिश्यू जो है, यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पे पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे कि आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि जो अनैच्छिक रूप से गति करती है। इन सभी में ये अरेखित पेशी ऊतक से बना होता है। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती है जो स्वयं गति करते हैं, जिसपे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अब है एक रेखित यानी कि सेकेंड पार्ट, रेखित पेशी ऊतक जो है, ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। प्रायः इन पेशियों के 1 या 2 सिरे रूपांतरित होकर टेंडेन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। इन पे हमारा नियंत्रण होता है। और एक अंत है इसका तीसरा प्रकार जो है वो हृदयक पेशी है, जिसको कार्डिक मसल्स कहते हैं। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। और संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। अब आपको पता हो शायद कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है वो गुल्टियस मैक्सिमम यानी कि कुल्ला की मांसपेशी है। और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है। नेक्स्ट है हमारा तंत्रिका ऊतक, जिसको नर्व टिश्यूज बोलते हैं। तो इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है, यानी कि मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो, या अन्य जीव जंतु का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तंत्रिका ऊतक से ही बना होता है। ये 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। एक होता है तंत्रिका कोशिका
तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स, और दूसरा होता है न्यूरोगिलिया। इन दोनों चीजों से यानी कि इससे और ये तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स इसको बोला जाता है, और न्यूरोगिलिया से मिलकर बना होता है तंत्रिका उत्तक। तो यह उत्तक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोगिलिया कोशिका मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका उत्तक में कोई विभाजन यानी कोई डिवीजन नहीं होता है। जन्म से पहले ही जब मनुष्य या फिर जीव जंतु जन्म लेते हैं उसके पहले ही तंत्रिका उत्तक में डिवीजन होता है, और जन्म के बाद इस उत्तक में कोई डिवीजन नहीं होता है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए मैंने यहीं तक आपको इंट्रोडक्शन दिया है। कल हम लोग विस्तृत रूप से जो ब्लड कार्पल्स है, संयोजी उत्तक का दूसरा हिस्सा, उसके बारे में देखेंगे। ब्लड के बारे में यानी रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे, आरएस फैक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, और इससे जुड़ा हुआ जो एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको भी लेकर हम कल उपस्थित होंगे, जो कि दोनों जेटेट जो साइंस वाले हैं उनके लिए 6 to 8 और जेएसएससी जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, और घर पे सुरक्षित रहें इस संकटकालीन स्थिति में।